नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 13 जीएस सेक्शन स्पेशली हिमाचल प्रदेश टीजीटी जेईई टेट कमीशन 2025-26। और आज की टेस्ट सीरीज़ के अंदर हम लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न सीरीज। और प्रश्नों को हम जो है इसमें मिक्स जो है हमारे पास प्रश्न रहेंगे, जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी की जो मिक्स जो टेस्ट सीरीज है उसको हम डिस्कस आज के क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है हमारे से कि किसने कहा कि मैं ही राज्य और मेरे शब्द ही कानून है। प्रश्न नंबर 1 है कि किसने कहा था, किसकी कोटेशन है कि मैं ही राज्य और मेरे शब्द ही कानून है। लुई 15, लुई 14, लुई 18 या लुई 13। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लुई 14। ध्यान रखें, जो 1789 में जो आपकी फ्रांस की रेवोल्यूशन हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी। कईयों बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो 1789 में हुई थी। और उस समय जो आपका जो है जो आपकी जो शासक था वो लुई 16वां था। ध्यान रखें, लुई आपका जो है 16 था, ठीक है। परंतु लुई 16 बेशक आपका जो है उस समय शासक था, परंतु इस क्रांति की जो शुरुआत है, इस क्रांति को जो बीज बोने की जो श्रेय जाता है वो लुई 14 को जाता है। कईयों बार ये भी एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है कि 1857 आपका 1789 की जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, रिवोल्ट हुआ था, उस क्रांति को उस क्रांति की उपज का महत्वपूर्ण जो आपका जो आपका रोल है वो किसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था उसके लिए, तो वो था लुई 14। जबकि हुआ कौन से के टाइम में, लुई 16 के टाइम पीरियड में हुए रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। ये आपके 1789 की जो क्रांति है फ्रांस की, इसके टाइम पीरियड में हुई थी, 16 के टाइम पीरियड में हुई थी। क्लियर। और इसके बाद जो फ्रांस की जो क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति का जो प्रमुख नारा रहा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये इस क्रांति का प्रमुख स्लोगन था। और इसी स्लोगन को हमने फ्रांस की क्रांति के बाद जो है उठा करके अपने भारतीय के संविधान के अंदर संकलित कर दिया। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो शब्द है हमारे संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं। तो कईयों बार ये भी पूछा जाता है, गणतंत्र शब्द भी हमने फ्रांस से लिया है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का जो प्रावधान है वो भी हमने फ्रांस के संविधान से लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास पूछा गया है कि भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी है। भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी है, यानी राइट टू वोट जो है वो कितनी है, एज उसके लिए पूछी गई है। तो सबको पता है कि भारत में मतदाता जो आयु है वो कितनी है, 18 वर्ष है। हालांकि पहले कितनी थी, 21 वर्ष थी, ठीक है। हालांकि पहले कितनी थी, 21 वर्ष थी। और 21 वर्ष से घटा करके जो 18 वर्ष है वो 61वां जो संशोधन आपका हुआ था, ठीक है। 1989 के अंदर 61वां संशोधन जो हुआ था, इसी संशोधन के तहत जो है ये वोट डालने की जो आयु है वो क्या की गई थी, 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। क्लियर। और जो राइट टू वोट है ये पॉलिटिकल राइट है, यानी आपका जो है पॉलिटिकल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट है। कैसा राइट है, पॉलिटिकल राइट है। इन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका पॉलिटिकल राइट है वो कौन सा है, वोट डालने का अधिकार। ये फंडामेंटल राइट नहीं है। कईयों बार ये भी पूछा जाता है कि वोट डालने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है या फिर मौलिक अधिकार है। तो कैसा है, राजनीतिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि भूकंप रोधी भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो भूकंप रोधी भवन की अगर हम आकृति बात करें तो कैसी होनी चाहिए, वृत्ताकार होनी चाहिए, वर्गाकार होनी चाहिए, आयताकार होनी चाहिए या त्रिभुजाकार होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा, त्रिभुजाकार, ट्रायंगल आकार में उसकी आकृति होनी चाहिए, ठीक है। तो भूकंप के बारे में अगर बात करें तो भूकंप का आना या फिर भूकंप के उत्पन्न होने के मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है, प्लेटों का आपस में टकराना, ठीक है, या फिर आपको जो है दो प्लेटों का एक दूसरे से अलग होना, यही भूकंप आने की मुख्य कारण है। और भूकंप की जो तरंगें हैं वो आपकी क्रस्ट के नीचे पैदा होती है, और क्रस्ट के नीचे जहाँ भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती है उसे हम फोकस कहते हैं। और भूकंप की तरंगें धरती के अंदर जिस स्थान से पैदा होकर के क्रस्ट के साथ
आपकी जो है क्रस्ट के साथ जिस जगह पर जो है आपकी वो स्पर्श करती है उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। तो भूकंप की 3 प्रकार की तरंगें होती है, प्राथमिक, द्वितीय और लव वेव्स। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और एल वेव्स। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की तरंगें होती हैं, जिनमें से सर्वाधिक जो विनाशकारी तरंगें हैं वो कौन सी है, एल वेव्स, और सबसे कम विनाशकारी कौन सी है, पी वेव्स। और सबसे ज़्यादा जो चाल होती है वो पी की होती है, और सबसे कम जो आपकी सबसे स्लो जो होती है चाल वो किसकी होती है, एल की होती है। एल की चाल स्लो होती है परंतु विनाशकारी अधिक होती है, और पी की जो चाल है वो आपकी अधिक होती है परंतु कम विनाशकारी होती है। ठीक है, इसके लिए हमने ज्योग्राफी के सेशन के अंदर जो है वो आपका भूकंप का जो टॉपिक है बिल्कुल डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हमारे पास कि लोकतंत्र में कौन शासन चलाते हैं, यानी जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में किसका जो शासन है चलता है, लोगों का, पूंजीपति का, केवल विधानपालिका या फिर सभी का। ठीक है, तो इसमें जो है लोगों का शासन। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी क्या होता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने मत का स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग करके अपने ऊपर शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधि का स्वतंत्रतापूर्वक चुनाव करते हैं, और वही जो प्रतिनिधि है आगे जा कर के सरकार बनाते हैं, और सरकार बना के जनता की समस्याओं को पूरा करने की जो है निरंतर प्रयास करते हैं, उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन, इसे भी ये भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्री देश है वो आपका भारत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो भारत का संविधान है, अब भारत का संविधान कैसा है, कठोर है, लचीला है, मिश्रित है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा इसका, मिश्रित है। मिश्रित किसका है, कठोर और लचीले का। ठीक है, आपका जो है कठोर और आपका जो है वो लचीला। ठीक है, कठोर और जो आपका लचीला है, ठीक है, उसका जो है आपका मिश्रण है। ना तो इतना ये कठोर है कि इसमें परिवर्तन ही नहीं हो सके, इतना भी कठोर नहीं है भारत का संविधान कि इसको बदला ही नहीं जाए, और इतना भी लचीला नहीं है कि इसको आसानी से बदला जाए। ठीक है, तो इसको बदला भी जा सकता है और नहीं भी बदला जा सकता है, तो इसी कारण से भारत का संविधान कठोर और लचीले का मिश्रण है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 25 जनवरी या 24 जनवरी। तो 26 नवंबर की अगर बात करें तो 26 नवंबर को जो आपका जो है 26 नवंबर सन 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर सन 1949 को हमारा जो संविधान है वो आपका क्या है, बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसी कारण से हम इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, और 26 जनवरी को हम जो है वो आपके रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और 25 जनवरी 1950 की अगर बात करें तो इस दिन जो है 25 जनवरी 1971 की अगर बात करें तो इस दिन हमारा हिमाचल जो प्रदेश है वो पूर्ण राज्य बना था। इसी कारण से हम इस दिन को आपका जो है पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाते हैं हिमाचल के अंदर। इसी दिन जो है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है 25 जनवरी को, और 25 जनवरी के दिन ही राष्ट्रीय पर्यटक दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और 24 जनवरी की अगर हम बात करें तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, और इसी बैठक में अब राष्ट्रीय गान को, आपका जो जन गण मन है उसे राष्ट्रीय गान, और वंदे मातरम जो है उसे राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है दोस्तों, वो प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब शुरू की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ को सुरक्षित करने के लिए जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना है वो कब लागू की गई थी, 1873, 1956, 1983 या 1973। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। तो आपने ध्यान रखना कि जो प्रोजेक्ट टाइगर जो स्कीम है वो 1973 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो कईयों बार ये क्वेश्चन आ जाता है, कईयों बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, हालांकि हमें सभी जितनी भी योजनाएं हैं वन्य जीव से संबंधित, चाहे वो घड़ियाल संरक्षण परियोजना है, गेंडा संरक्षण परियोजना है, या फिर कस्तूरी मृग संरक्षण योजना है, या फिर गिद्ध संरक्षण योजना है, या फिर आपका प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम है, तो उन सभी चीज़ों को आप जो है वो ध्यान रखें। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से एग्ज़ाम के लिए आप जो क्वेश्चन हैं वो आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, उपराष्ट्रपति बनने हेतु संसद में कितने अनुमोदकों की आवश्यकता
होती है। यानी जो उपराष्ट्रपति होता है, वाइस जो आपका प्रेसिडेंट होता है, उसे उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक की ज़रूरत पड़ती है? 50, 55, 35 या 20? तो ध्यान रखें, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 20 अनुमोदक और 20 ही क्या चाहिए? प्रस्तावक चाहिए। जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए कितने चाहिए? 50 अनुमोदक और 50 क्या चाहिए? प्रस्तावक चाहिए। अनुमोदक और प्रस्तावक का मतलब होता है कि जो आपका राष्ट्रपति जो है या फिर उपराष्ट्रपति को संसद में 50 ऐसे व्यक्ति की आपकी जो है ऐसे 50 व्यक्ति का समर्थन होना चाहिए जो मौखिक रूप से उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए समर्थन करता है, और 50 ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो लिखित रूप में उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए समर्थन आपका जो है देता है। ठीक है, तो 50 मौखिक रूप से और 50 लिखित रूप से। मौखिक रूप से जो 50 समर्थक है उन्हें हम अनुमोदक कहते हैं, और लिखित रूप से 50 प्रस्तावक को हम क्या है, वो आपके क्या कहते हैं? प्रस्तावक कहते हैं। समर्थकों को प्रस्तावक कहते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के लिए 20-20 चाहिए, जबकि राष्ट्रपति के लिए 50-50 चाहिए। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, उपराष्ट्रपति के चुनाव की अगर हम बात करें तो जो पार्लियामेंट के दोनों जो हाउस हैं, कौन कौन? लोकसभा एंड राज्यसभा, इसके टोटल जो मेंबर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, नॉमिनेटेड नहीं, ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट प्लस टोटल मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों की जहाँ जहाँ पर भी विधानसभाएं हैं उन तमाम विधानसभाओं के सदस्य, जिसमें कि आपका दिल्ली और पौंडीचेरी भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दिल्ली और पौंडीचेरी हालांकि केंद्र शासित प्रदेश है, परंतु वहाँ पर विधानसभाएं प्रचलित हैं, इसलिए दिल्ली और पौंडीचेरी की जो विधानसभाएं हैं वो भी इसमें भाग लेती है। किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो इसमें पूछा कि राजसमंद झील भारत की किस राज्य में स्थित है? राजसमंद जो झील है वो मेघालय में है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, राजस्थान में। बहुत सारी वहाँ पर आपके जो है कृत्रिम झीलें हैं, जैसे राजसमंद झील है, पिछोला झील है, नक्की झील है। ठीक है, आपका जो है डिंडवाना झील है। ये सारी की सारी झीलें कहाँ हैं? राजस्थान में। ठीक है, भोजताल झील जो है ये मध्य प्रदेश में है। लाखा बंजारा झील ये भी मध्य प्रदेश में है, जबकि आंध्र प्रदेश में पुलकित झील है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। ठीक है, और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है और वो किस राज्य में स्थित है? तो ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील कौन सी है? ये भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो लेगून झील है वो कौन सी है? तो ये भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, देवप्रयाग में कौन सी नदी अलकनंदा के साथ संगम करती है? यानी जो देवप्रयाग जगह है यहाँ पर एक तरफ से अलकनंदा आती है, तो दूसरी तरफ से आने वाली नदी का नाम क्या है? तो दूसरी तरफ से आने वाली नदी का नाम है भागीरथी। क्या नाम है दोस्तों? भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा से ही देवप्रयाग में इन दोनों का संगम होता है, और इसके आगे जो नदी बनती है उसे हम गंगा का नाम देते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? गंगा कहते हैं। तो गंगा किन दो जलधाराओं का संगम है? तो भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, और भागीरथी नदी के ऊपर ही भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध आपका टिहरी बांध जो है वो बना हुआ है। ठीक है, जो टिहरी बांध है ये आपका गढ़वाल के अंदर आपका बना हुआ है, टिहरी गढ़वाल के अंदर। ठीक है, भागीरथी नदी के ऊपर। अगर गंगा की बात करें तो गंगा की सहायक कौन कौन सी है? यमुना भी गंगा की सहायक है, और गंगा नदी जो है इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। मंदाकिनी की अगर हम बात करें तो जो मंदाकिनी नदी है ये भी अलकनंदा की सहायक नदी है। ठीक है, मंदाकिनी और जो अलकनंदा है ये आपके रुद्रप्रयाग में मिलती है। रुद्रप्रयाग जो उत्तराखंड के अंदर है और भगवान शंकर को स्थान जो है वो समर्पित है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो विश्व के अधिकतर लोगों ने देश शासन प्रणाली को स्वीकार किया है। कौन से शासन प्रणाली को विश्व के अधिकतर देशों ने स्वीकार किया है? मिलिट्री रूल, लोकतांत्रिक व्यवस्था, एकदलीय या फिर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था? तो विश्व के अधिकतर देशों में आपको लोकतंत्रीय व्यवस्था देखने को मिलेगी। एकदलीय कुछ ही देशों में है, जैसे चाइना में एकदलीय आपकी व्यवस्था है, साम्यवादी वहाँ पर जो है आपका दल है, पार्टी है। अध्यक्षात्मक की अगर हम बात करें तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भारत में भी देखने को मिलती है। हालांकि भारत में जो शासन प्रणाली है वो लोकतंत्र के साथ साथ मिश्रित शासन व्यवस्था है, क्योंकि
भारत में लोकतंत्री शासन प्रणाली के साथ साथ संसदीय शासन प्रणाली भी देखने को मिलती है, गणतंत्रीय शासन प्रणाली भी देखने को मिलती है। दूसरी आपकी जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी देखने को मिलती है। अब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं, जिस देश की समस्त शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो। ठीक है, तो ऐसा हमारे संविधान में लिखा गया है कि भारत की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रित होती है। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि भारत में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। परंतु दूसरी तरफ से वहां पर यह भी बात की गई है कि समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रित जरूर होंगी, परंतु उनका प्रयोग, उन शक्तियों का प्रयोग वो अपनी स्वेच्छा से नहीं कर सकता, हालांकि अपने अधीनस्थ अधिकारियों के परामर्श पर करेगा। इसी कारण से हम इसके साथ साथ ये बात कह सकते हैं कि भारत में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के साथ साथ भारत का जो राष्ट्रपति है वो नाममात्र प्रमुख है। शक्तियां उसके पास समस्त हैं, परंतु उनका प्रयोग अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। ठीक है, मिलिट्री रूल कुछ एक देशों में है, जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में मैक्सिमम मिलिट्री रूल चलता है। ठीक है, और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प है वो आने वाले एग्ज़ाम में, आने वाली परीक्षाओं में मिलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बिल्कुल आपके जो रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं और बार बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। स्पेशली हिमाचल के अंदर जो होने वाले टोटल जो आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, टेट है, कमीशन है, या फिर अदर प्रकार के जो एग्ज़ाम है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रिपीटेड आपके जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम उसको आपका जो है उसके बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ हम यहाँ पर ऑप्शंस को भी आपका जो है डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन से आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, सरकार का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? सरकार का चौथा स्तंभ यानी चौथा जो पिलर है वो किसे माना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास कार्यपालिका, विधानपालिका, प्रेस या न्यायपालिका। हालांकि सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है, सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका होती है, विधानपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। ठीक है, सरकार के 3 अंग माने जाते हैं, और चौथा अगर अंग पूछे तो कौन सा है? प्रेस यानी मीडिया। ठीक है, कार्यपालिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, विधानपालिका का काम होता है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है कानून को आपके जो है कानून की जांच करना, कार्यपालिका और विधानपालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करना, और जांच करने के बाद जो है कानून का पालन करवाना और उसकी रक्षा करना न्यायपालिका का काम है। जबकि प्रेस और मीडिया की अगर हम बात करें तो जनता की समस्त गतिविधियों को सरकार तक पहुंचाना और सरकार की समस्त गतिविधियों को जनता तक पहुंचाना मुख्यतः आपका जो है प्रेस और आपका जो है मीडिया का महत्वपूर्ण उसमें रोल है। और मीडिया की अगर हम बात करें तो अगर आप कई बार आपसे पूछा जाता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन को फंडामेंटल राइट कब बनाया गया, यानी सूचना का अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया था? सन 2005 में, और इसे आर्टिकल नंबर 19 के ए में शामिल किया गया है। आर्टिकल नंबर 19 के ए जो है उसमें इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो साकेत किसका पुराना नाम था? साकेत किसका पुराना नाम था? मगध का, पाटलिपुत्र का, वैशाली का या अवध का? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, अवध का। तो अवध यानी अयोध्या, उसका जो पुराना नाम था वो साकेत था। पाटलिपुत्र का पुराना जो नाम था वो कुसुमपुरा था। ठीक है, और पाटलिपुत्र से जो उसका जो नाम है आपका जो पाटलिपुत्र से पटना जो नाम किया था उसका, वो शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। सबसे पहली बात तो ये है कि पाटलिपुत्र का पहले नाम क्या था? कुसुमपुरा, फिर इसका नाम क्या हो गया? पाटलिपुत्र, और फिर पाटलिपुत्र से जो इसका नाम है वर्तमान का जो पटना है वो उसको नाम किसने दिया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, वैशाली की अगर बात करें तो वैशाली भी प्रमुख आपका जो है भारतीय इतिहास में काफ़ी चर्चा में रहता है, क्योंकि वैशाली में स्वामी महावीर का जन्म हुआ था, वैशाली के कुंडल ग्राम में। मगध की बात करें तो मगध जो साम्राज्य है ये 16 महाजनपदों में 6ठी शताब्दी का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, और इसी महाजनपद के अंदर कईयों वंशों ने शासन किया, जिसमें कि आपका हर्यक वंश था, उसमें चाहे बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, उसके बाद आपका नागवंश है, उसमें चाहे कालाशोक था, या फिर आपका जो है अन्य कोई शासक था। इसके बाद आपका जो है नंदवंश आता है, जिसमें महापद्मनंद और धनानंद प्रमुख शासक थे। उसके बाद मौर्य साम्राज्य, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद जो है आपका बिंदुसार, और उसके बाद अशोक और अशोक के उत्तराधिकारी, उसके बाद शुंग वंश जिसमें पुष्यमित्र शुंग, और यहाँ तक कि आगे जो है आपका गुप्ताज जो आपका जो डायनेस्टी था, गुप्ताज में समुद्रगुप्त है, श्रीगुप्त है, आपका जो है आपका घटोत्कच है, या फिर आपका जो चंद्रगुप्त फर्स्ट था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, स्कंदगुप्त था, कुमारगुप्त था। इन सभी लोगों ने मगध के अंदर ही शासन किया, पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन की अगर बात करें तो कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता?
कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता? त्रिपुरा बिल्कुल बनाता है, मेघालय भी आपका बनाता है, पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश जो है वो सीमा नहीं बनाता। इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो लगभग 4000 जो है आपका 95 किलोमीटर की जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ भारत बनाता है। और बांग्लादेश है ऐसा देश है जिसके साथ भारत सबसे लंबी जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेनी है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैप से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है हमारे पास, इसमें पूछा है कि भगत सिंह को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च सन 1931 को, ठीक है, 23 मार्च सन 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। उनको कौन सी जेल में फांसी हुई थी? यरवदा जेल, सेलुलर जेल, लाहौर जेल या रंगून जेल? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। लाहौर जेल में इनको फांसी हुई थी। और भगत सिंह के ऊपर जो मुकदमा चला था वो सैंडर्स की गोली मारकर हत्या सन 1928, और साथ में जो है दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम गिराना सन 1929 का जो मुकदमा है उनके ऊपर आपका चला हुआ था। और इसी के चलते इनको जो है 23 मार्च सन 1931 में फांसी हुई थी। दैट टाइम ही वॉज 23 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है इसके बाद की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16, भारत की पहली महिला दलित अध्यापिका कौन थी? भारत की पहली महिला दलित अध्यापिका कौन थी? एनी बेसेंट, रमाबाई, सावित्रीबाई या सरोजिनी नायडू? पंडिता रमाबाई पहली महिला शिक्षिका थी। ठीक है, जो कि आपका जो है अध्यापन कार्य जिन्होंने किया और स्त्री शिक्षा को लेकर के आवाज़ उठाई, और जो है आपका गुलामगिरी और जाति प्रथा या फिर आपके जो खोखले जो आडंबर थे उनके खिलाफ क्या है आवाज़ उठाई, और महिला शिक्षा के संदर्भ में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सावित्रीबाई फुले की अगर हम बात करें, सत्यशोधक समाज से संबंधित ये थे। ठीक है, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ये आपके सत्यशोधक समाज से संबंधित थे। इन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया और साथ में जो है आपका समानता के संदर्भ में इन्होंने बात की थी। एनी बेसेंट की अगर बात करें तो ये आयरिश महिला थी, आयरलैंड की रहने वाली थी, जिन्होंने कि भारत में आने का इनका मुख्य उद्देश्य था थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार करना, और बाद में जाके उन्होंने 1916 में होम रूल लीग आंदोलन का जो है आपका नेतृत्व किया। और इनका जो होम रूल लीग आंदोलन है वो मद्रास से इन्होंने आपका जो है शुरू किया, और इसी के चलते एनी बेसेंट सन 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बन जाती है कलकत्ता अधिवेशन की। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपने ध्यान रख लेना है। सरोजिनी नायडू की अगर बात करें तो भारत में पहली महिला जो गवर्नर बनी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू, श्रीमती सरोजिनी नायडू। और ये पहली भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, हालांकि एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी थी परंतु ये विदेशी थी। भारतीय महिला अगर पूछा तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। सन 1925 में ये कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी। और सरोजिनी नायडू को अगर हम बात करें तो भारत की कोकिला इन्हें कहा जाता है। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहते हैं, और भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें, महाड़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? महाड़ आंदोलन की अगर बात करें दोस्तों तो ये लगभग 1928 में ये आंदोलन हुआ था। महाराष्ट्र के अंदर ये जो है आंदोलन हुआ था, और भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें मुख्यतः पानी को लेकर के या फिर दलितों के शोषण को रोकने के लिए आंदोलन था, तो जिसमें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने महत्वपूर्ण जो है वो आपका रोल जो है वो अभिनीत किया था। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें तो इसमें पूछा कि किस मुगल बादशाह को स्थापनाओं का राजकुमार कहते हैं? कि कौन सा मुगल बादशाह था जिसने बहुत सारी स्थापनाएं करी? हुमायूं, शाहजहां, अकबर या जहांगीर? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। शाहजहां को स्थापनाओं का राजकुमार कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो स्थापनाएं हैं भारत के अंदर जो आज भी जीवित है तो ये सारी शाहजहां के द्वारा की गई थी। जैसे आगरा का ताजमहल है, दिल्ली का लाल किला है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो आपकी प्रमुख जो इमारतें हैं शाहजहां के द्वारा बनाई गई थी। अकबर की अगर बात करें तो इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग के काल को कहते हैं, और जहांगीर के काल को भारत में चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने बात किया मुख्यतः किसके बारे में? क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। हुमायूं की अगर बात करें तो हुमायूं बाबर का पुत्र था। इसके टाइम पीरियड में दो प्रमुख युद्ध हुए थे, चौसा का युद्ध 1539 और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540। ठीक है, और जहांगीर की अकबर की अगर बात करें तो इसके टाइम पीरियड में होने वाले प्रमुख दो युद्ध थे। पहला 1556 में पानीपत का आपका जो है दूसरा युद्ध, और दूसरा हुआ था 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और किसके बीच में? आपका जो है
अकबर के बीच में। हालांकि अकबर की जो सेना का नेतृत्व कर रहा था, इसका प्रमुख हिंदू सेनापति राजा मानसिंह जो है इसका सेनापति था। ठीक है, तो इस टाइम में 2 प्रमुख युद्ध हुए और हुमायूं के टाइम में 2 प्रमुख युद्ध हुए। जहांगीर की अगर बात करें तो जहांगीर ने सन 1606 में जो आपके सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, इनको जो है वो आपका फांसी पर चढ़ाया था। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है, ये डेट्स आपकी ध्यान रख लेना है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? फर्स्ट गवर्नर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो दोस्तों, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल आया, फिर भारत का गवर्नर जनरल आया, फिर भारत का वायसराय आया और फिर दोबारा भारत का गवर्नर जनरल आया। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर पूछा है, ना कि जनरल। तो गवर्नर जो था वो कौन सा? थॉमस स्मिथ। कौन था दोस्तों? थॉमस स्मिथ। और इसके बाद बंगाल का पहला गवर्नर जो जनरल था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। और अगर हम बात करें कि आपका जो है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, तो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पीरियड की सबसे महत्वपूर्ण जो काम थे वो एक तो था 1757 का प्लासी का युद्ध और दूसरा था 1765 की इलाहाबाद की संधि। ये 2 काम इसके टाइम पीरियड में महत्वपूर्ण हुए और इसी रॉबर्ट क्लाइव ने सन 1765 में बंगाल में द्वैध शासन को लागू करवाया था। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी थॉमस स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें, लेफ्स की नीति के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने वाली पहली भारतीय रियासत कौन सी थी? तो पहली जो भारतीय रियासत थी वो बघाट, मैसूर, सतारा या लखनऊ। तो पहली जो रियासत थी वो थी सतारा। कौन सी थी दोस्तों? सतारा। ये महाराष्ट्र में पड़ती है। सन 1848 में इसको 1848 में इसको क्या है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था। मैसूर ये जो है आपका सहायक संधि के तहत ही विलय हो गया था सन 1799 में, 4th एंग्लो मैसूर युद्ध में जब आपका टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ की जो शासिका थी बेगम हजरत महल, इसको भी क्या लैब्स के तहत मिलाने जाने की घोषणा की गई थी। और बघाट इसे 1850 में जो हिमाचल प्रदेश का जो सोलन आपका क्षेत्र है वहाँ पर आपकी बघाट रियासत पड़ती है, तो उसके तहत इसको भी मिलाने की घोषणा की गई थी। बहुत सारी रियासतें थी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लैब्स की नीति को लागू किया गया था सन 1848 में सॉरी। ठीक है, और इसके तहत बहुत सारी रियासतें आपकी मिलाई गई थी, जिनमें पहली रियासत मिलने वाली थी कौन सी? सतारा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अगले हम टेस्ट सीरीज नंबर 14 के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।